Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 28 October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, पैनल होल्ड्स बैक इट्स रिपोर्ट ऑन क्राइम बिल्स. क्राइम बिल्स कौन से क्राइम बिल्स की यहाँ पर बात की जा रही है. जैसे कि हमें पता है आईपीसी इंडियन पीनल कोड एंड सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये आपके हैं. इनको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता एंड नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो आपके बिल्स हैं इनको लेकर आया गया है. अब ये बिल्स कहाँ गए हैं, आपके स्टैंडिंग कमेटी के पास गए हैं. किसके लिए, कि यहाँ पर उसकी स्क्रूटनी की जाए. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैनल ने इन बिल्स पर क्या करके रखा है, होल्ड लगा के रखा है. होल्ड क्यों लगाया है कि अपोजिशन जो पार्टी है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है कि जो पैनल अपना काम बहुत ही तेज़ी से कर रही है, बहुत ही स्पीड से कर रही है. मतलब जो बिल को रिव्यू किया जा रहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, वो बहुत ही स्पीड से किया जा रहा है और उसमें कोई भी कंसल्टेशन इतने अच्छे से नहीं हो रही है. इसलिए अभी इसको क्या किया गया, आपका होल्ड किया गया है. अब देखिए कुछ हम क्राइम एंड पनिशमेंट की बात करते हैं यहाँ पर. So these are some of the recommendations by the standing committee as the draft report circulate so far. अभी तक जो ड्राफ्ट रिपोर्ट यहाँ पे सर्कुलेट हुई है उस बेसिस पर यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं. फॉर एग्जांपल पहला हम देखते हैं सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी बी रिटेन फॉर द कॉज ऑफ नॉन कंसेंशनल इंटरकोर्स विद एडल्ट्स ऑल एक्ट ऑफ कार्नल इंटरकोर्स विथ माइनर एटसेट्रा. तो यहाँ पर हम बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 377 की. इसको रिटेन किया गया है. ओके, जो भी आपके नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्सेस होते हैं एडल्ट्स के बीच में, एंड जितने भी माइनर्स के साथ ही कार्नल इंटरकोर्स हो रहा है, माइनर्स के साथ यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर सेक्शन 377 को रिटेन किया गया है. ओके, सो द ड्राफ्ट रिपोर्ट सीक द रिटेन सेक्शन 497. यहाँ पर आईपीसी ऑन एडल्ट्री का जो सेक्शन 497 है, इसे भी क्या किया गया, आपका रिटेन किया गया है. ओके, ये कहा गया है नेक्स्ट इसमें कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं उनको हैंडकफ उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये रिकमेंड किया गया है कि दैट हैंडकफ शुड नॉट बी यूज्ड ऑन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स. जितने भी यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनके लिए यहाँ पर जैसे जब हम अरेस्ट करते हैं तो हैंडकफ्स का आप यूज़ नहीं करेंगे. इट रिजेक्ट द अपोजिशन कंटेंशन ऑन द हिंदी नॉमेनक्लेचर ऑफ द बिल. और यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है पहले क्या था, ये इंडियन पीनल कोड. अब इसका जो नोमेनक्लेचर हुआ है, जो बिल का पूरा नाम है वो क्या है, अब भारतीय न्याय संहिता. तो इस पर अपोजिशन पार्टी ने क्या किया था, ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये इसका जो नोमेनक्लेचर है इसको यहाँ पे चेंज करना चाहिए. लेकिन अपोजिशन का ये जो कंटेंशन था हिंदी नोमेनक्लेचर को चेंज करने का, उसको यहाँ पर रिजेक्ट किया गया. अभी फर्दर हम देखते हैं. अभी तो इसमें थोड़ा सा होल्ड लगा हुआ है रिपोर्ट में, अभी इसकी रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आई है. फर्दर हम देखते हैं हमारे लिए क्या निकल कर आता है. ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. ना मूव करते हैं नेक्स्ट, बट बिफोर हम यहाँ पर नेक्स्ट मूव करने से पहले देखेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस. तो आज का पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी की, कि सोसाइटी में इक्वालिटी कब आएगी, यहाँ पर कौन सी चीज़ आपकी एब्सेंट होगी, तब हम क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी को सोसाइटी में लेकर आ सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट इज प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंस, कंपटीशन, आइडियोलॉजी. क्या प्रिविलेजेस को हम अगर कम कर दें, उसकी प्रिविलेजेस की अगर एब्सेंस है, तो हम सोसाइटी में इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. रिस्ट्रेंस, ओके, कंपटीशन, अगर हम कंपटीशन को ख़त्म कर दें, फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हमने इस कंपटीशन को ख़त्म कर दिया, तो क्या हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी. लास्ट वन इज़ आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी को यहाँ पर ख़त्म करने से क्या आपकी सोसाइटी में यहाँ पर इक्वालिटी को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं. तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. ये यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड. यहाँ में हम किसकी बात कर रहे हैं, रखमाबाई केस 1884 की. तो हमें ये बताना है कि ये जो केस है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है. ओके, सो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करना है. ये भी आपका VYQ है, यूपीएससी के द्वारा ही पूछा गया ये क्वेश्चन है. सो मेक श्योर आपको ये जो केस है 1884 का, इसके बारे में यहाँ पर पता होगा. नहीं पता कोई बात नहीं, आप लोग
आपके पास यहाँ पर सोर्स है, गूगल है, आप गूगल कर सकते हैं, आपके पास इंटरनेट है, तो आप इन सोर्सेज का यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर करें। आपका यहाँ पर ये एक टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर होता जाएगा और आपको ये भी यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। सो हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन हिस्ट्री। ओके, कौन सा केस है आपका यहाँ पर? रखमाबाई केस 1884। ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 स्टेटमेंट है। विमेंस राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, रेस्टिट्यूट ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो हम यहाँ पर कंजुगल राइट्स की बात कर रहे हैं, एज ऑफ कंसेंट की बात कर रहे हैं और विमेंस राइट टू गर्ल्स गेन एजुकेशन। तो मतलब विमेंस को यहाँ पर एजुकेशन मिलनी चाहिए, एज ऑफ कंसेंट होनी चाहिए और रेस्टिट्यूट ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड में दिए जाएंगे, सो मेक श्योर वीडियो को आप एंड तक देखें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है विमेंस कैन मेक द वर्ल्ड बेटर। अब इस आर्टिकल में बात की गई है कि जैसे कि हमारा जो एम है, हमारा एम क्या है? हमारे जो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमारे टोटल 17 SDG टारगेट्स हैं जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। ओके, अब बात की जा रही है यहाँ पर, अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री को उठाकर देखते हैं तो उसमें किसी भी सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर जो मेन है वो यहाँ पर ज़्यादा उनकी प्रिविलेजेस दिखाई देती है और उनका जो एक तरीके से बोलबाला है किसी भी चीज़ में, इंस्टीट्यूशन में, घर में देख लीजिए, वो यहाँ पर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू विमेन। सो इकोनॉमिक हिस्ट्री हैज़ बीन लॉन्ग, आप यहाँ पर देखेंगे, सो इकोनॉमिक हिस्ट्री हैज़ लॉन्ग बीन क्रोनलाइज थ्रू अ मेल लेंस एम्फेसिस ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन एंड देयर व्यू पॉइंट्स। तो हम अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री उठाकर देते हैं तो ज़्यादातर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है और जो व्यू पॉइंट है हमें किसका दिखाई देता है? यहाँ पर मैन का दिखाई देता है। जस्ट लुक एट द नोबेल मेमोरियल प्राइज। अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइसेस मिले हैं आप उसे ही देख लीजिए। 1969 से यहाँ पर 90 मैन को अवार्ड दिया गया है, मतलब कि 90 मैन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है एंड देयर आर ओनली 3 विमेन जिन्हें यहाँ पर नोबेल प्राइज़ आपको साइंस के इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में मिला है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपको ये नाम याद होने चाहिए क्योंकि ये आपका आर्टिकल में आया है, सो ये आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अब तक यहाँ पर सिर्फ 3 विमेंस को क्या मिला है? आपका 3 विमेन को आपका नोबेल प्राइज़ मिला है। पहला है आपका एलेनर ऑस्ट्रोम, वॉन 2009 में इन्हें दिया गया था। किसके लिए? हाउ लोकल कम्युनिटीज मोस्ट ऑफ देम इन डेवलपिंग कंट्रीज गवर्न देमसेल्व्स। तो इन्होंने किस पर एक्सप्लेन किया था कि लोकल कम्युनिटीज स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज में लोकल कम्युनिटीज अपने आप को गवर्न करती हैं। इन पर उन्होंने क्या की थी? पूरी स्टडी की थी और इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। सेकंड हम बात करते हैं ईस्थर डुफ्लो, इनको 2019 में ये प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़। इन्होंने काम किया था किसमें? एक्सपेरिमेंटल वर्क इन एलिवेटिंग ग्लोबल पावर्टी। तो ये जो ग्लोबल पावर्टी है इसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल काम किया था। ओके, अब 2013 में आप सभी को पता है रिसेंटली यहाँ पर किसको मिला है नोबेल प्राइज़? क्लाउडिया गोल्डन को। इनको क्यों मिला है कि उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि वाई विमेन अर्न लेस मनी देन मेन इवन व्हेन दे डू सेम वर्क। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैन एंड विमेन एक जैसा काम कर रहे हैं बट स्टिल यहाँ पर मैन की जो सैलरी है वो ज़्यादा है, उनका जो वेज है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू विमेन। तो इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ड्यू टू दैट उन्हें यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिलता है। ओके, अगर हम इकोनॉमिक साइंस की बात करते हैं, व्हाट इज़ इकोनॉमिक साइंस, तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक साइंस इज फोकस्ड ऑन स्टडिंग सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिकली वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। मतलब कि इकोनॉमिक साइंस हम एक ऐसे सिस्टम पर स्टडी करते हैं, ये मेनली फोकस होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिकली वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इकोनॉमिकली, इसको हम वैल्यूबली किस तरीके से इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस सिस्टम की जो हम स्टडी करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जो आपकी स्टडी होती है उसे हम इकोनॉमिक साइंस कहते हैं। ओके, आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। आर्टिकल का जो आप टाइटल है आप उसे देखिए, विमेन कैन मेक द वर्ल्ड ऑर्डर बेटर। इसमें ये कहा जा रहा है कि विमेन यहाँ पर क्या कर सकती हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो जिस फील्ड का काम होता है वो उसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझता है। ओके, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल कैसा दिया गया है? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम केरल में आपका काम कर रहा है, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम आपका बिहार में सूट बिल्कुल नहीं करेगा। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो राजस्थान को सूट करता है
इट इज़ नॉट फिट फॉर उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड का जो सिस्टम है वो अलग है, राजस्थान का जो वाटर सिस्टम है, वो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो पूरी तरीके से अलग है। इन्वायरमेंट की बात करें हम, लाइवलीहुड, हेल्थ की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो लोकल कंटेक्स्ट में आप देखेंगे अगर कोई सिस्टम एक स्टेट में अच्छा चल रहा है तो इट डजेंट मीन कि वो दूसरे स्टेट में भी क्या होगा, आपका अच्छे से वर्क करेगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे किससे, कि जिस फील्ड में मैन अच्छा काम कर सकते हैं, इट डजेंट मीन कि विमेन अच्छा काम कर सकती हैं, लेकिन कुछ फील्ड ऐसी होती हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर विमेन बहुत अच्छा काम कर सकती हैं इन कंपेरिजन टू मैन। तो यही कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, आप यहाँ पर देखेंगे कि it is a power above the humbly listen to the people and learn from them rather than teaching them ways to have led humanity and gave प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पर एक तरीके से अभी जो हमारा ग्लोबल सिस्टम है वो क्या है, यहाँ पर डोमिनेट है। किसके द्वारा डोमिनेट है, ज़्यादातर जिसके पास पावर होती है। पावर किस टाइप की हो सकती है, आपकी पावर को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया, जैसे कि पावर, मनी गिव्स पावर, आपकी जो मनी होती है, पैसा होता है, वो पावर देता है। पॉलिटिकल अथॉरिटी आपकी पावर देती है। फॉर्मल एजुकेशन, साइंस, जैसे कि किसी ने बहुत अच्छी एजुकेशन ली, PhD की है, नोबेल प्राइजेस मिले हैं, तो ये भी क्या करता है, आपको पावर प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये जो पावर है एक तरीके से क्या करता है, एक आपका ग्रुप बना लेता है, कोलिजन बना लेता है अपने आप में ही। जैसे कि जितने भी पावरफुल पीपल हैं वो अपने आप में ही एक कोलिजन बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, हायरकी देखने मिलती है अपर क्लास की। जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी यहाँ पर हायरकी हमें देखने को मिलती है। ओके, सो ये हमें यहाँ पर बातें की गई कि अगर हमें एक बेटर सिस्टम चाहिए, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, विमेन का इन्वॉल्वमेंट हमें ज़रूरी है। सो हियर विल सी द ग्लोबल मेल डोमिनेटेड money driven system of institution of business and society needs an overhaul. Women just be given freedom, not just be promoted within male dominated institution. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विमेन को हमें क्या देना होगा, फ्रीडम देना होगा। सिर्फ हम उन्हें मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन में प्रमोट करके हम ऐसा मतलब कि हम चेंज नहीं ला सकते हैं। उन्हें हमें क्या करना होगा, फ्रीडम देनी होगी, डिसीजन लेने की फ्रीडम देनी होगी, हर एक चीज़ में उन्हें फ्रीडम देनी होगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो गवर्नेंस है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, उसको और बेटर बनाया जा सकता है। और हमारा जो G20 का इस टाइम का जो बैनर था, क्या, वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, इसको तभी हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ चाइना इंडिया पार्टनरशिप इज अ वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। अब देखिए इस आर्टिकल में मतलब कि आप थोड़ा सा देखेंगे, आपको चाइना और इंडिया की फ्रेंडशिप के बारे में बात की जा रही कि चाइना और इंडिया को क्या करना चाहिए, आपस में मतलब कि साथ में आना चाहिए। अगर चाइना और इंडिया एक साथ आते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, जो ग्लोबल पोटेंशियल है उसको पूरी तरीके से अचीव कर सकते हैं। अगर हम सिक्योरिटी, आप सभी को पता है कि अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, और जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर अभी भी कन्फ्लिक्ट क्या है, अराइज है। इसराइल का यहाँ पर इशू चल रहा है, यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, रशिया का यहाँ पर इशू चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, चाइना और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है, कि चाइनीज़ एम्बेसी जो इंडिया में है उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। तो ऑफकोर्स वो लोग यहाँ पर अच्छी बातें ही करेंगे कि इंडिया और चाइना को क्या करना चाहिए, साथ में आना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि इस टाइम का जो वर्ल्ड मतलब कि आपको ग्लोबल सिचुएशन, जो ग्लोबल पोजीशन है, ये एक चाइना और इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, साथ में आ सकते हैं और एक ग्लोबल पावर, यहाँ पर जो ग्लोबल पोटेंशियल है उसको सीख कर सकते हैं। अगर हम हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी हिस्ट्री देखते हैं तो चाइना और इंडिया के हमेशा से कॉमन थॉट्स रहे हैं, और हमारे जो डेस्टिनी थी, मैनकाइंड था, फ्यूचर था, उन सारी चीज़ों पर हमारे कैसे थे, इंटरेस्ट सेम थे, और हमारे जो थॉट्स थे वो भी कैसे थे, कॉमन थे। तो चाइनीज़ पीपल का यहाँ पर क्या विजन था, अ वर्ल्ड ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर द कॉमन गुड। यहाँ पर चाइनीज़ पीपल का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं विजन ये था कि पूरा जो वर्ल्ड होना चाहिए कॉमन गुड और जस्टिस की तरफ होना चाहिए। उसी तरीके से इंडियन लिटरेचर में हमारा जो मोटो है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। आप सभी को पता है वसुधैव कुटुंबकम। उसके बाद 1950s की बात करते हैं, इंडिया और चाइना ने यहाँ पे जॉइंटली इनिशिएट किया था 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि इंटरनेशनल रिलेशन में यहाँ पर 5 प्रिंसिपल होने चाहिए, और इन 5 प्रिंसिपल्स पर क्या होना चाहिए, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अभी 5 प्रिंसिपल्स क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, अब जैसे जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया और चाइना ये 2 लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, दोनों कंट्रीज़ की अगर पॉपुलेशन हम मिला दें, इंडिया आज के टाइम पर लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, और उसके बाद आपका चाइना आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन भी है, बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो अगर हमारा ये जो
मतलब कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सोर्स है इसका जो पोटेंशियल है उसको अच्छे से सीख करते हैं तो हम यहाँ पर एक ग्लोबल पोटेंशियल है उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, सो अभी देखिए चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना ने यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिटी को बिल्ड करने की भी बात की। आप सभी को पता है कि वाइट पेपर रिलीज़ किया गया था चाइना के द्वारा। कौन सा वाइट पेपर था? ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, चाइनाज प्रपोजल एंड एक्शन, जिसमें यहाँ पर चाइना ने कुछ प्रपोजल दिया था कि ग्लोबल कम्युनिटी के साथ हमारे चाइना के रिलेशन कैसे होंगे, क्या क्या चाइना यहाँ पर करेगा। ओके, सो इट एडवोकेट फॉर्जरिंग ग्रेटर सिनर्जी टू अचीविंग लास्टिंग पीस, डेवलपिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर कॉमन सिक्योरिटी, इंस्टिलिंग ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन कॉमन डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल ड्राइविंग फोर्सेस फॉर म्यूचुअल लर्निंग अमंग सिविलाइजेशन एंड टेकिंग वन एक्शन टू प्रोटेक्ट इकोलॉजी। तो ये था किसका? चाइना का ग्लोबल कम्युनिटी शेयर्ड फ्यूचर प्लान। इसमें उन्होंने किसकी बात की कि हम हमें पीस को अचीव करना है, यहाँ पर हमें जो इन्वायरमेंट है कॉमन सिक्योरिटी इसको डेवलप करना है, ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन कॉमन डेवलपमेंट, हमें यहाँ पर सस्टेनेबल जो हमारे फोर्सेस है म्यूचुअल लर्निंग यहाँ पर सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना है, और एक कदम हमारा किसकी तरफ भी होना चाहिए? इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की तरफ भी होना चाहिए। ओके, अब ये जो विजन ग्लोबल कम्युनिटी का ये है कि हमारा जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसमें कुछ हमारे 6 कंसेक्यूटिव ईयर से हम क्या कर रहे हैं? रेजोल्यूशन ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हमारा अचीव होगा। अब उसके साथ साथ जो हमारे मल्टीलेटरल मैकेनिज्म्स है, लाइक SCO है, आपका ब्रिस्क है, तो इसमें भी हमारे कुछ रेजोल्यूशन है, डिक्लेरेशंस हैं, तो इन्हें भी हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। विजन पॉइंट्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें एक करेक्ट डायरेक्शन की ज़रूरत है। हमें जो हमारा डायरेक्शन है उसको एक ही पाथ पर क्या करना होगा? रखना होगा, जिससे कि चाइना और इंडिया अगर साथ में आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ कैसी हैं? हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमिक आपकी इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे पास यहाँ पे इतना अच्छा रिसोर्स है। कौन सा रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केट है, तो हम अगर इसका सही से यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जो आपकी ये हम बात करते हैं यूनिलैटरलिज्म की, उसको ख़त्म करके हम मल्टीलैटरलिज्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हम ग्लोबल साउथ की, अगर चाइना भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है साथ में और इंडिया भी, तो हम ग्लोबल साउथ की एक साथ क्या बन सकते हैं? वॉइस बन सकते हैं, और उनकी जो कंसर्न्स हैं उसको पब्लिक के सामने, मतलब वर्ल्ड के सामने लाकर उनको हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए चाइना ने यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया, जैसे कि ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ, मतलब जी ग्लोबल कम्युनिटी शेयर्ड फ्यूचर की तरफ है, उन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं, जैसे कि आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें कि वो ग्लोबल पब्लिक गुड्स की बात कर रहे हैं, कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, जो चाइना के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। सिक्योरिटी इनिशिएटिव लिया गया है आपका चाइना के द्वारा, जिसमें उनका जो डायमेंशन है कि वो क्या करेंगे? ग्लोबल सिविलाइजेशन के जो इनिशिएटिव पॉइंट्स हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस की तरफ काम करेंगे। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं जो कॉन्ट्रीब्यूशन है चाइना के द्वारा लिया गया। अब देखिए आप सभी को पता है कि जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये यहाँ पर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? ओके, बट स्टिल इसमें ये कहा जा रहा है कि विद द थर्ड ऑफ द global population, China and India are natural partners in building a global community of shared future। तो ये कहा जा रहा है कि being a थर्ड ग्लोबल पॉपुलेशन, हम ग्लोबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चाइना और इंडिया क्या कर सकते हैं? एक शेयर्ड फ्यूचर कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, चाइना एंड इंडिया को जॉइंटली वर्क हैंड इन हैंड विद ग्लोबल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड सिविलाइजेशन इनिशिएटिव्स टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉमन विल and resolution of the global south countries to build an open, inclusive, clean and beautiful world that enjoys lasting peace, universal security and common prosperity। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर चाइना इंडिया साथ में आते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक इंक्लूसिव, क्लीन, ब्यूटीफुल और लास्टिंग पीस वाला, यूनिवर्सल सिक्योरिटी, कॉमन प्रॉस्पेरिटी वाला एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल है आज का हमारा, 80% ऑफ इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट, प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में, सॉरी अक्रॉस द कंट्री, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कंट्री में यहाँ पर 5G सर्विस को रोल आउट किया गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर इससे क्या होगा कि जैसे जैसे इंटरनेट की सर्विस आगे बढ़ रही है तो मतलब कि आज के टाइम पर इवन अर्बन पॉपुलेशन में आप देखेंगे सबके पास इंटरनेट सर्विस यहाँ पर आपको मिलेगा, हाई स्पीड इंटरनेट भी यहाँ पर मिलेगा। तो अभी यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 80% ऑफ इंडियन अर्बन पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट। अर्बन पॉपुलेशन की बात की जा रही है कि अर्बन पॉपुलेशन में 80% जो हमारी इंडियन अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या कर रही हैं?
हाई एक्सेस मतलब जो हाई स्पीड इंटरनेट है उसका एक्सेस यहाँ पर कर रही हैं। तो अभी हमने यहाँ पर विद इन अ ईयर हमने क्या किया है 5G को लॉन्च किया है, जिसका अभी तक एक्सेस यहाँ पर 4 लाख जो है उसका बेस स्टेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो स्पीड है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने से क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। इससे क्या होगा, हमारी जो लाइफ है वो ईजी होगी। स्टूडेंट्स का जो कनेक्टिविटी है टीचर्स के साथ, पेशेंट्स का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है कनेक्टिंग टू द डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम मैप्स का यूज़ करते हैं फॉर टू द फाइंड लोकेशन, वी यूज़ ऑनलाइन मैप्स टू फाइंड अ लोकेशन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी बहुत ही ईजिली हो जाएंगी। अब धीरे धीरे आपका यहाँ पे 5G है और हम यहाँ पर 6G को भी लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम अभी हमारा जो 5G है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक लीडर बनेंगे इन द फील्ड ऑफ 6G। तो अभी हमारा जो जनरेशन है, इंडिया का जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है वो कैसा होने वाला है, टेली कम्युनिकेशन का होने वाला है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड स्पीड इंक्रीजेस ईज ऑफ लिविंग, सेज मोदी, एंड प्रेजेस ऑपरेशन ऑफ operators for rapid rollout of 5G services across the country. Says India is moving towards the becoming a leader in 6G. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो 5G सर्विसेज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी ऑपरेट हो रही है, रोल आउट हो रही है। अब धीरे धीरे हम यहाँ पर 6G की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज विक्रम किक्ड अप 2 टन्स ऑफ लूनार डस्ट, सेज साइंटिस्ट। अब आप सभी को पता है चंद्रयान 3 के बारे में। 23 अगस्त को यहाँ पर साउथ पोल में हमारी लैंडिंग होती है और इंडिया आफ्टर दिस लैंडिंग इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू टच डाउन द मून्स पोलार रीजन। आपको ये याद रखना है कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन जिसने यहाँ पे जो साउथ पोल है उसको यहाँ पर क्या किया है, टच किया है। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस आई हैं जिसके द्वारा ये पता किया जा रहा है कि लैंडर मॉड्यूल विक्रम हैड जनरेटेड एन इजेक्टा halo on the lunar surface while making a historic touchdown on the south pole of the moon on August 23. According to the new study, Vikram raised lunar dust and generated a bright patch around itself when it landed on the moon. अब यहाँ पर एक न्यू स्टडी आई है कि जब ये आपका विक्रम था, है ना, वो यहाँ पर विक्रम ने क्या किया है, जब आपका जो साउथ पोल है उसको टच किया तो उसने क्या किया, अपने आसपास एक ब्राइट पैच को जनरेट किया। ठीक है, एक मतलब कि जैसे ही वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मून है, आप इसको मून कंसिडर करिए, ये यहाँ पर आपका लैंड होता है तो उसके आसपास उन्होंने क्या किया, एक वाइट पैच को जनरेट किया और ये जो यहाँ इस साइड की जो पूरी डस्ट थी वो यहाँ पर पूरी कलेक्ट हो गई, किसके पास, विक्रम के पास। सो विक्रम किक्ड अप मतलब कि किक्ड अप मतलब जैसे ही वो लैंड हुआ तो उन्होंने जो लूनार डस्ट था, कितने 2 टन्स ऑफ लूनार डस्ट को यहाँ पर किक्ड अप किया। मतलब एक तरीके से जैसे कोई भारी चीज़ गिरती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल है, आप ऐसा कर लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है और हमने इसके ऊपर पत्थर फेंका तो ये जो धूल होगी उधर से एक तरीके से हट जाती है और आपको यहाँ पर एक होल दिखाई देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हुआ है। तो अभी ये न्यू स्टडी हमारे सामने आई है। ओके, सो आपको ये चंद्रयान 3 याद रखना है। द ऑथर्स एडेड दे द कंपेयर द प्री एंड पोस्ट लैंडिंग हाई रेजोल्यूशन पैनक्रोमेटिक इमेज from orbiter high resolution camera of Chandrayaan 2 orbiter acquired hour before and after landing in an event characteristics this eject the halo। तो यहाँ पर हमें ये एक characteristics दिखाई दिया है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। सो ली किंगान चाइनाज रिफॉर्मिस्ट प्रीमियर साइडलाइन बाय जी डाइस। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, चाइना के जो रिफॉर्मिस्ट है प्रीमियर साइडलाइन बाय जी, जो जी जिनपिंग साहब थे उनके द्वारा साइडलाइन हुई थी, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। तो ये आपके लिए पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। इसमें आपका राइट ऑप्शन है प्रिविलेजेस। अगर हमारी सोसाइटी में प्रिविलेजेस का क्या हो, एब्सेंस हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी को इम्प्लीकेट कर सकते हैं। ओके, सो हियर यू विल सी एक्सप्लेनेशन इन एंडिंग the formal system of inequality and privileges equality in the society can be maintained। अगर हम हमारे सिस्टम से inequality और privileges को हटा देते हैं, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, तो हम हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रखमाबाई केस 1884 रिवॉल्व अराउंड। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। ये किसकी बात करता है, एज ऑफ कंसेंट की। ये जो आपका केस हुआ था ये किसके अराउंड रिवॉल्व था, एज ऑफ कंसेंट एंड रेस्टिट्यूशन
रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रुखमा बाई 1864 to 1995 वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग फीमेल डॉक्टर इन कॉलोनियल इंडिया। ये फर्स्ट आपकी फीमेल डॉक्टर थी कॉलोनियल एरा में। शी वॉज इन्वॉल्व इन द लीगल केस दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन द इनेक्टमेंट ऑफ एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। तो ये इनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है 1891 में, बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस एक्ट के बारे में आपको याद रखना है। इनकी शादी की स्टोरी होती है, आप इस स्टोरी को यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और उसके बाद इनका जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था कि जो शादी की एज है उसे बढ़ाया जाए। यहाँ पर जो एज ऑफ कंसेंट है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई, और जो हमारे कॉन्जुगल राइट्स होते हैं उसको रेस्टिट्यूट करने की बात की। तो इसमें यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है 2 और 3 ओनली करेक्ट हो जाता है। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।